दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 24 अप्रैल 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों बिहार में दर्दनाक हादसा हुआ है। पटना में पीपा पुल की रेलिंग तोड़कर गंगा नदी में गाड़ी जा गिरी, जिसमें से 11 लोग डूब गए और सभी लापता हो गए। जी हां, पटना में पुरानी पानीपुर घाट पर शुक्रवार की सुबह पीपा पुल का रेलिंग तोड़ते हुए एक पिकअप वैन गंगा नदी में गिर गई। जी हां, हादसे में 11 लोगों की डूबने की बात सामने आ रही है। अब तक 9 लोगों की शव निकाला गया है। जी हां, पिकअप वैन पर सवार एक ही परिवार के सभी लोग अकिलपुर से दानापुर की चित्रकूट नगर आ रहे थे। जी हां, बताया जाता है कि अकिलपुर निवासी राकेश कुमार का 21 अप्रैल को तिलक समारोह था। यह तिलक खत्म होने के बाद सभी अपने दानापुर स्थित घर आ रहे थे। इस बीच ये दर्दनाक हादसा हो गया है। जी हां, इधर वैन की नदी में गिरने की खबर मिलते ही मौके पर पुलिस और गोताखोरों को बुलाया गया। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को राहत कार्य में लगाया गया, जिसमें 11 लोगों में से 9 लोगों की शव को निकाला गया है और 3 लोग अभी भी लापता है। दोस्तों पूरे देश में कोरोना का कहर जारी है। बिहार में भी स्थिति भयावह होती जा रही है। तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सियासत भी तेज हो गई है। इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर बिहार के साथ सौतेले रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। हरियाणा राज्य का उदाहरण देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि वहां कम आबादी और कम संक्रमण के बावजूद भी केंद्र सरकार 2-2 कोरोना अस्पताल खोल रही है, लेकिन बिहार पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने एनडीए के 48 सांसदों और केंद्र सरकार में 5 मंत्रियों पर भी सवाल उठाया है। जी हां, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार की तुलना में कम आबादी वाला राज्य होने के बावजूद भी हरियाणा में केंद्र सरकार रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के माध्यम से 500 बेड वाले 2 कोरोना अस्पताल चालू करवा रही है। उन्होंने पूछा कि क्या बिहारियों की जान इतनी सस्ती है जो एनडीए को 48 सांसद देने के बावजूद भी इस तरीके के आपातकाल से बिहार को वंचित रखा जा रहा है। जी हां, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि लोकसभा और राज्यसभा में एनडीए के बिहार से 48 सांसद हैं, 5 केंद्रीय मंत्री भी है, इसके बावजूद भी 500 बेड वाला कोविड अस्पताल बिहार के लिए सुनिश्चित नहीं करवा सके। कोरोना संकट में भी बिहार की केंद्र सरकार द्वारा की जा रही अनदेखी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुप हैं। बिहार में बीजेपी के 2 उप मुख्यमंत्री हैं, वह भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे, आर.के. सिंह, नित्यानंद राय सहित सभी एनडीए सांसदों को दूसरे प्रदेशों के सांसदों से सीख लेने की बात कही है। जी हां, तेजस्वी यादव ने लालू के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि केंद्र में जब यूपीए 1 की सरकार थी और लालू प्रसाद केंद्र में मंत्री थे तो फिर बिहार में बाढ़ सुखाड़ जैसी किसी भी प्रकार की आपदा केंद्र सरकार की ओर से तुरंत राहत पहुंचाई गई थी। जी हां, लेकिन बिहार की वर्तमान स्थिति को देखते हुए भी केंद्र सरकार बिहार के साथ सौतेले व्यवहार कर रही है। दोस्तों कोरोना महामारी के संकट को देखते हुए केंद्र सरकार यानी कि भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अगले 2 महीनों के लिए प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अनाज फ्री में देने का ऐलान किया है। जी हां, गरीबों के लिए यह अनाज मई और जून 2021 के लिए दिए जाएंगे। यह केंद्र सरकार की इस पहल से 80 करोड़ लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद है, जिसमें से आप भी हैं। आपको बता दें कि पिछले साल भी इस तरह लॉकडाउन के समय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लोगों को अनाज बांटे गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि गरीबों को पोषण युक्त अनाज मिले, जब देश कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। जी हां, केंद्र सरकार इस योजना पर 26,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। दोस्तों बिहार में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर गया जिले में लोगों ने एक सराहनीय कदम उठाया है। जी हां, लोगों ने खुद को 2 दिन के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। जी हां, छोटी बड़ी सारी दुकानें पूर्ण रूप से बंद करा दी गई है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है, लोग अपने अपने घरों में बंद हैं। जी हां, गया जिले के पड़ैया प्रखंड के दुकानदार और ग्रामीणों ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते चेन को तोड़ने के लिए खुद की इच्छा से 2 दिन का लॉकडाउन लगाया है। जी हां, प्रखंड के सभी दुकानदार और बाजार को बंद करा दिया गया है। 2 दिनों के बाद भी अगर कोरोना मरीजों की संख्या कम नहीं होगी तो फिर ग्रामीणों ने वहां की लॉकडाउन की अवधि को आगे भी बढ़ा सकते हैं, ताकि संक्रमण के चेन टूटे। गया के पड़िया प्रखंड में लगे पूर्ण लॉकडाउन में जिला प्रशासन का कोई भी आदेश नहीं है। यह बंदी ग्रामीणों ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अपनी इच्छा से प्रखंड के ग्रामीण और व्यवसाय के लोगों ने किया है।
दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। जय मिली जानकारी के मुताबिक कि पेप्सी कंपनी बिहार में एक फैक्ट्री लगाने जा रही है, जिसके लिए बिहार सरकार ने बेगूसराय में कंपनी को 55 एकड़ जमीन भी उपलब्ध करा दी है। इस जमीन पर पेप्सी अपनी कंपनी लगाएगी। कुछ समय पहले बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बताया था कि बिहार के बेगूसराय में 500 करोड़ का निवेश किया जा रहा है। इसके लिए कंपनी को जमीन भी उपलब्ध करा दी गई है। जल्द ही कंपनी का काम भी शुरू हो जाएगा, जिससे बिहार राज्य के लोगों को भी फायदा होगा। बिहार के बेगूसराय इलाके में पेप्सी की कंपनी लग जाने से इन इलाकों में विकास भी तेज गति से होगा। इतना ही नहीं, कंपनी के अंदर तकरीबन 400 लोगों को रोजगार भी मिलेगा, जबकि कंपनी के बाहर 1500 के आसपास लोगों को रोजगार मिल सकता है। दोस्तों पीएम मोदी ने कहा है कि बंगाल चुनाव में ये मेरी आखिरी रैली है। जी हां, उन्होंने कहा है कि बंगाल जीतेगा और इस बार यहां बीजेपी जीतेगी। पीएम मोदी ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि आप लोग घर से निकलकर वोट देने पहुंचिए। वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गरीबों और मध्यम वर्गीय लोगों को मदद करने के लिए हमारी सरकार संकल्पित है। उन्होंने कहा है कि बंगाल में सरकार आने पर यहां भी वादा हम पूरा करेंगे। पीएम मोदी ने कहा है कि बंगाल में बीजेपी की सरकार आने पर आयुष्मान योजना को लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की ये चुनाव सिर्फ सत्ता बदलने के लिए नहीं है, बल्कि इन चुनाव में एक आकांक्षी, एक आशावादी पश्चिम बंगाल को उभरते देख रहा हूं। वर्चुअल संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शांति, सुरक्षा और विकास की एक ललक बंगाल में देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल आज एक ऐसे शासन के लिए लालियत है जहां सरकार का हर विभाग अपना काम करे, अपना दायित्व निभाएं। उन्होंने आगे कहा है कि भेदभाव से मुक्त, सद्भाव से युक्त व्यवस्था के लिए पश्चिम बंगाल वोट दे रहा है। दोस्तों बिहार के कटिहार में सायरन बजाते रहने वाली एम्बुलेंस से लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि स्वास्थ्य समिति से संचालित कटिहार अनुमंडल के 3 एम्बुलेंस बिना सैनिटाइज किए ही मरीजों को हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं। ये चौंकाने वाला खुलासा एम्बुलेंस के चालकों ने यानी कि एम्बुलेंस के ड्राइवरों ने खुद किया है। वहीं अब इस खुलासे से स्वास्थ्य विभाग और हॉस्पिटल प्रशासन पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है, साथ ही मरीजों के हालात पर सोचने को मजबूर कर रहा है। जानकारी के अनुसार ये सभी स्वास्थ्य समिति के संचालित एम्बुलेंस पॉजिटिव और नेगेटिव मरीजों को उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए हॉस्पिटल पहुंचाता है, ताकि उनकी जिंदगी सलामत रहे। लेकिन जिस एम्बुलेंस वाहन से उन संक्रमितों को अस्पताल या फिर बेहतर इलाज के लिए रेफर किया जाता है, उसी एम्बुलेंस की सेवा अन्य मरीजों को भी बेधड़क बिना सैनिटाइज किए हुए इस वाहन की सुविधा दे रही है। जी हां, यह खुलासा स्वास्थ्य समिति से संचालित इन एम्बुलेंस के ड्राइवरों ने ही किया है। जी हां, ड्राइवरों की माने तो हॉस्पिटल के उच्च अधिकारी की वजह से ही बिना सैनिटाइज किए हुए एम्बुलेंस के अन्य बीमारी को सुविधा देना हमारी मजबूरी बन गई है। उनका कहना है कि अस्पताल के पदाधिकारियों को सैनिटाइज करने कहने पर टाल मटोल कर दिया जाता है, जिस वजह से संक्रमण का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। दोस्तों देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे समय में जब लोग कोरोना महामारी की मार झेल रहे हैं, उस पर वाहन ईंधन की कीमतों ने आम आदमी की जेब ढीली कर रखी है। यह सामने आ रही खबरों की माने तो आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दामों में भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के आखिरी चरण की वोटिंग यानी कि 29 अप्रैल या 2 मई को विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद तेल कंपनियां तेल की कीमतों में और बढ़ोतरी कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तेल कंपनियां विधानसभा चुनाव के बाद तेल के खुदरा मूल्य में 2 से 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा सकती है, यानी कि पेट्रोल डीजल 2 से 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा सकती है विधानसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल की। कहा जा रहा है कि चुनावी मौसम में कृत्रिम रूप से कम स्तर पर कीमतों को बनाए रखने से होने वाले घाटे की भरपाई करने के लिए कंपनियां ईंधनों की दाम बढ़ाएगी, यानी कि पेट्रोल डीजल की दाम बढ़ाएगी। सरकारी सूत्रों ने बताया कि वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण तेल कंपनियां वर्तमान में घाटा झेल रही है। पश्चिम बंगाल चुनाव में एक बड़े चेहरे पीरजादा अब्बास सिद्दीकी पर सभी की नजरें टिकी हुई है। जी अपने बयानों और विरोधियों को घेरने वाले पीरजादा अब्बास सिद्दीकी को कांग्रेस पार्टी पर भरोसा नहीं रहा। जी पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी आईएसएफ ने कांग्रेस और लेफ्ट के साथ मिलकर तीसरा मोर्चा बनाया है। अब छठे चरण की वोटिंग के बाद पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का कहना है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी का बीजेपी के साथ भीतरी सांठगांठ है। एक बंगाली अखबार से बातचीत करते हुए पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, उनके साथ सांठगांठ है।
दोस्तों प्रशांत किशोर का कहना है कि बीजेपी आपसे केवल वोट ही नहीं मांगती बल्कि वे कई कदम आगे बढ़कर आपके दिलो दिमाग को ही नियंत्रित करने में लग जाती है। जहां आपके खान पान रहन सहन जैसी चीजों पर लगाम लगाई जाती है। इसी वजह से ये पार्टी खतरनाक है। इंडियन एक्सप्रेस के आइडिया एक्सचेंज इवेंट में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा है कि ऐसा नहीं है कि इतने बड़ा बहुमत से पहली बार देश में कोई सरकार बनी है। ऐसा भी नहीं है कि मोदी से ज्यादा समय तक देश में किसी ने शासन नहीं किया हो, लेकिन ये पहली बार देखा जा रहा है कि लोगों के दिल दिमाग को कैसे नियंत्रित किया जा रहा है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बंगाल में बीजेपी के जीतने के बाद वन पार्टी वन नेशन की अवधारणा सच होने जा रही है। जहां उनका कहना था कि एक राजनीतिक दल के तौर पर बीजेपी को वोट मांगना गलत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वह विपक्ष को नेस्तनाबूद करने की कोशिश कर रहे हैं वह पूरी तरीके से गलत है। प्रशांत किशोर का कहना था कि अपनी उपलब्धियों का प्रचार करना गलत नहीं है, पर यह जरूर ठीक नहीं है कि बीते 70 सालों में देश में कुछ हुआ ही नहीं। उनका कहना था कि ऐसा कहते समय बीजेपी नेता ये भूल जाते हैं कि बीते 70 सालों में से 10 साल से वो भी देश पर राज कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने अपनी सरकार में भी कुछ नहीं किया। उनका कहना था कि ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई सरकार लोगों को बता रही है कि उन्हें क्या खाना चाहिए, कैसे कपड़े पहनना चाहिए। धर्म को लेकर लोगों से सवाल पूछे जा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि सरकार का इस तरीके के सवाल में उलझना सरासर गलत है। संविधान लोगों को अपने तरीके से जीवन जीने का अधिकार देता है। प्रशांत किशोर के मुताबिक बीजेपी बंगाल को जीतने में पूरा जोर लगा रही है। उसे पता है कि अगर यहां हार गए तो फिर आगे बहुत मुश्किल होगी। इसी वजह से सारा जोर लगाया जा रहा है। उनका कहना था कि बंगाल में बीजेपी जीती तो विपक्ष का सफाया करने में देर नहीं लगाएगी। उसके बाद इनका देश में एक छत्र राज हो जाएगा। दोस्तों बिहार के बाहर से आने वाले लोगों को 4 दिन क्वारंटाइन केंद्र में रहना होगा। इसके लिए सरकार ने सभी अनुमंडल में सुविधाओं से युक्त क्वारंटाइन कैंप बनाने का निर्देश दिया है। आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने गुरुवार को इसके लिए सभी डीएम को पत्र लिखकर बड़े भवनों को चिन्हित करके पूरी व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। यह साथ ही कहा है कि भवन ऐसे होने चाहिए कि लोगों को शारीरिक दूरी बनाकर रखा जा सके। प्रधान सचिव ने कहा है कि बाहर से आने वाले लोग बड़ी संख्या में संक्रमित पाए जा रहे हैं। ऐसे लोगों को अलग रखने की व्यवस्था की गई है। जो लोग संक्रमित नहीं हैं उन्हें भी होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी जा रही है। जो लोग संक्रमित नहीं लेकिन पूरी तरीके से जांच के बाद ही घर जाना चाहते हैं उन्हें भी 4 दिन तक अनुमंडल स्तरीय क्वारंटाइन केंद्र में रखा जाएगा। केंद्र में निबंधित होते ही लोगों को मास्क दे दिया जाएगा। साथ ही सैनिटाइजर और हैंड वॉश की भी व्यवस्था कर दी जाएगी। केंद्र में रहने वाले लोग किसी भी हाल में क्वारंटाइन अवधि में बाहर नहीं जाएंगे। दोस्तों मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिल सकता है। यह जम्मू कश्मीर और आसपास के क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है। यह साथ ही पाकिस्तान के मध्य भाग में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से कई राज्य में आंधी तूफान के साथ बारिश के आसार बन रहे हैं। यह मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार में भी हल्की बारिश हो सकती है। इसके साथ ही हवाएं भी तेज चलेगी। विभाग के अनुसार झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, विदर्भ, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल में भी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भी बारिश के आसार बने हुए हैं। विभाग ने इन सभी राज्यों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही पूर्वोत्तर राज्य असम और मेघालय में भी तेज हवा और बारिश के आसार हैं। दोस्तों पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को दक्षिण दिनाजपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें राजनीति का अच्छा खासा अनुभव है और वह बंगाल को दिल्ली के गुंडों के हाथों में नहीं जाने देगी। मैं कोई खिलाड़ी नहीं हूं, लेकिन मैं ये अच्छी तरीके से जानती हूं कि कैसे खेलना चाहिए। मैं इससे पहले लोकसभा में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थी। हम दिल्ली के 2 गुंडों के पास बंगाल का आत्मसमर्पण नहीं करा सकते। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि भाजपा हर समय एक राष्ट्र, एक पार्टी, एक नेता चिल्लाती रहती है, लेकिन लोगों की जान बचाने के लिए टीकों की एक कीमत तय नहीं कर सकती। हर भारतीय को उम्र, जाति, पंथ, स्थान की परवाह किए बिना मुफ्त वैक्सीन की आवश्यकता होती है। भारत सरकार को कोविड-19 वैक्सीन के लिए एक मूल्य तय करना चाहिए, चाहे केंद्र या राज्य कोई भी इसके लिए भुगतान करें।
दोस्तों एक तरफ कोरोना हाहाकार मचा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सरकार का असंवेदनशील चेहरा सामने आ रहा है। जहां ऑक्सीजन सिलेंडर की गुहार लगाते एक व्यक्ति ने शिकायत की तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने उसे झिड़कते हुए कहा है कि ऐसा करेगा तो दो खाएगा। जी हां, घटना मध्य प्रदेश के दमोहा अस्पताल की है। दरअसल मध्य प्रदेश के दमोहा से सांसद प्रहलाद पटेल आज अस्पताल के दौरे पर गए थे। एक व्यक्ति अस्पताल के बाहर खड़ा होकर अपनी मां के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए गुहार लगा रहा था। उसी समय वहां केंद्रीय मंत्री पहुंच जाते हैं। व्यक्ति उनसे अपनी बात कहता है तो वे उसे डांटने लग जाते हैं। हालांकि बाद में उनका रवैया पहले से थोड़ा बदलता है और वे इससे कहते हैं कि जिस चीज की जरूरत हो वो मिलेगी। यह सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को लेकर लोगों ने जमकर अपनी भड़ास निकाली है। अगर आपको सैलरी लेनी है तो फिर पहले वैक्सीन लगाना होगा। जी हां, सरकारी कर्मचारियों को ऐसा ही आदेश जारी किया गया है। पहले विभाग को वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दें तभी सैलरी रिलीज की जाएगी। जी हां, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच गया के जिलाधिकारी का पत्र चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हां, गया जिला के जिलाधिकारी की ओर से जारी पत्र में सरकारी कर्मचारियों के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य कर दिया गया है। वैक्सीनेशन के लिए सैलरी रोकने की चेतावनी जारी कर दी गई है। जी हां, गया के जिलाधिकारी की ओर से जारी पत्र में कर्मचारियों से कहा गया है कि यदि उन्हें सैलरी चाहिए तो उन्हें वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने होंगे। जहां उन्हें अपने विभागीय प्रमुख के सामने वैक्सीनेशन करा लेने का सबूत पेश करना होगा। गया के जिलाधिकारी अभिषेक सिंह की ओर से यह चिट्ठी 20 अप्रैल को जारी की गई है। जी हां, डीएम के पत्र में कहा गया है कि सभी कर्मचारियों को पहले ही सूचित किया गया था कि उन्हें मार्च की सैलरी तभी मिलेगी जब वो वैक्सीन का दोनों डोज लेने का प्रमाण पत्र पेश कर लेंगे। 6 अप्रैल को ही जिलाधिकारी ने इस संबंध में पत्र जारी किया था। जिला अधिकारी ने अपने पहले पत्र में कहा था कि सभी सरकारी कर्मचारियों और स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन का दूसरा डोज लेने का प्रयास पत्र में दिखाना होगा। यह तभी मार्च की सैलरी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। दोस्तों बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार ने तमाम शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं। यह सरकारी और प्राइवेट दोनों संस्थानों में ताला लग गया है। सरकार के इस फैसले से प्राइवेट स्कूल प्रबंधन के लोग बेहद परेशान हैं। उन्होंने सरकार से कुछ अपनी परेशानियों को बताकर मांगे रखी है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष समायल अहमद ने मुख्यमंत्री से लाखों निजी विद्यालयों के कर्मियों की जान बचाने की गुहार लगाई है। इसको लेकर उन्हें पत्र भी लिखा है। मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र में पिछले 13 महीने से विद्यालय बंद होने के कारण किसी भी कर्मी को वेतन नहीं मिल पाने की बात कही है। जी अधिकांश अभिभावक फीस नहीं दे रहे हैं और आगामी 15 मई तक सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने का आदेश भी हो चुका है, जिसके कारण निजी विद्यालय से जुड़े लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। बिना वेतन के उनके घर गृहस्थी का चलना मुश्किल हो गया है। पत्र में कहा गया है कि राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगे शिक्षण संस्थानों के बंद रहने से भावी पीढ़ी के विकास का कार्य को तो अवरुद्ध हो गया है। साथ ही निजी शिक्षण संस्थानों के अस्तित्व पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है। शिक्षण संस्थानों से जुड़े हुए प्राचार्य, शिक्षक एवं शिक्षकतर कर्मचारियों के समक्ष रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। उनके परिवार का जीवन यापन कठिन पड़ गई है। इस पर शिक्षण संस्थानों में कार्यरत लोगों को क्षतिपूर्ण अनुदान देने की व्यवस्था की जाए। दोस्तों बिहार में आने वाले दिनों में तापमान का उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। गर्म और नमी वाली हवाओं के मिश्रण से गरज तड़क की स्थिति भी बनी रहेगी। जी मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक अगले 24 घंटे में राज्य के पूर्वी भाग में आंधी पानी का असर दिखेगा। साथ ही बिहार में आज यानी कि शनिवार से पछुआ का प्रभाव शुरू होगा, जिससे पारे में आंशिक बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन मौसम यह संकेत दे रहा है कि फिर से 25 या 26 अप्रैल से बिहार भर में पूर्वा प्रभावी हो जाएगी। पिछले 24 घंटे के दौरान बिहार के अधिकतर भाग में आंधी पानी की स्थिति रही। कहीं कहीं हवा की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने से जनजीवन पर इसका असर पड़ा। विशेषकर उत्तर बिहार के अधिकतर जिलों में तेज हवा के बाद आंशिक बारिश हुई। पटना, गया, भागलपुर और पूर्णिया में भी इसका असर दिखा। आंधी पानी की वजह से बिहार के सभी शहरों के अधिकतर तापमान में तेजी से गिरावट आई और मौसम खुशनुमा हो गया। पटना में अधिकतम तापमान 4 डिग्री, गया में 4.5 डिग्री, भागलपुर में 3 डिग्री जबकि पूर्णिया में 1 डिग्री तक अधिकतम तापमान नीचे आने से गर्मी से काफी राहत मिली है। गुरुवार को दिन भर ठंडी हवाओं के प्रवाह से लोगों ने राहत की सांस ली है। पटना और गया के अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री नीचे आ गया। भागलपुर और पूर्णिया में भी अधिकतम तापमान सामान्य से काफी नीचे है। जिन जिलों में आंधी पानी का ज्यादा असर देखा गया वे पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, गोपालगंज, शिवहर, अररिया, मुजफ्फरपुर, सहरसा, किशनगंज, समस्तीपुर, मधुबनी, मधेपुरा, दरभंगा और सुपौल में मेघ गर्जन के साथ बारिश हुई थोड़ी बहुत।
सीबीएसई द्वारा सत्र 2021-22 से 9वीं से 12वीं के प्रश्न पत्र पैटर्न में बदलाव कर दिया है। यह बदलाव इसी सत्र से लागू होगा। इसकी जानकारी तमाम स्कूलों को भेज दी गई है। यह बोर्ड की माने तो 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में अब लघु और दीर्घ उत्तीर्ण प्रश्न 10% कम पूछे जाएंगे। अभी तक 10वीं में लघु और दीर्घ उत्तीर्ण प्रश्न 70% पूछे जाते थे, वही 12वीं में 60% लघु और दीर्घ उत्तीर्ण प्रश्न रहता था, लेकिन बोर्ड ने 10% कम कर दिया है। वही 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में क्षमता बेस्ड प्रश्न को जोड़ा गया है। जी हां, आपको बता दें कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत बोर्ड द्वारा यह बदलाव किया गया है। यह विद्यार्थियों को सोचने की क्षमता का विकास हो, इसके लिए अब 9वीं और 11वीं के वार्षिक परीक्षा और बोर्ड परीक्षा में क्षमता बेस्ड प्रश्न का जवाब देना होगा। इसमें 9वीं और 10वीं बोर्ड में 30% और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 20% क्षमता वाले प्रश्न रहेंगे। अभी तक क्षमता बेस्ड प्रश्न नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अब पूछे जाएंगे। दोस्तों, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पटना में दानापुर के पीपा पुल पर हुए हादसे में 9 लोगों की जान चले जाने पर गहरा दुख जाहिर किया है। जी हां, आपको बता दें कि शुक्रवार की सुबह पटना में दानापुर के पीपा पुल पर एक सवारियों से भरी हुई पिकअप वैन गंगा नदी में जा गिरी। इस दर्दनाक हादसे के बाद गंगा नदी से 9 लोगों की शव को बरामद कर लिया गया है। जी हां, अभी भी गंगा नदी में कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। जी, लापता लोगों की तलाश में प्रशासन तलाशी अभियान चला रहा है। जानकारी के अनुसार पटना के दानापुर में पीपा पुल पर हुए हादसे में 9 लोगों की जान चली गई है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मर्माहत हैं। साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने पीड़ित परिवार के प्रति गहरा संवेदना व्यक्त की है। इसके अलावा सीएम नीतीश कुमार की ओर से इनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए अनुदान अविलंब यानी कि जल्द ही देने का निर्देश दिया गया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में राज्य को पूरे सहयोग का आश्वासन दिया और कहा कि यदि हम एक राष्ट्र के रूप में काम करेंगे तो फिर संसाधनों का कोई भी अभाव नहीं होगा। कोरोना की ताजा लहर में सबसे अधिक प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करके महामारी की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करने के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना की पहली लहर के दौरान संयुक्त प्रयासों और संयुक्त रणनीति से भारत ने संक्रमण से सफलता पाई थी और इसी सिद्धांत पर काम करते हुए ताजा लहर से भी मुकाबला किया जा सकता है। बैठक के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक मोदी ने कहा कि संक्रमण इस बार कई राज्यों के साथ ही टियर 2 और टियर 3 शहरों को प्रभावित कर रहा है। उन्होंने इस महामारी से लड़ाई के लिए साथ ही मिलकर काम करने और सामूहिक शक्ति से मुकाबला करने का आह्वान किया। बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने राज्यों को इस लड़ाई में पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया और कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय सभी राज्यों से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और वस्तुस्थिति की लगातार निगरानी कर रहा है तथा साथ ही समय समय पर उन्हें आवश्यक सलाह भी दे रहा है। दोस्तों, कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच बाजार में सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी हुई है। जब फूल गोभी 15 दिन पहले 30 रुपए प्रति किलो बिक रही थी, अब इसके दाम 40 रुपए पहुंच गए। यह शिमला मिर्च 35 से 40 रुपए, करम 20 से 30 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। हालांकि प्याज और टमाटर के दाम में गिरावट आई है। 15 दिन पहले प्याज 40 रुपए प्रति किलो था, अब 25 रुपए बिक रहा है। टमाटर 40 रुपए प्रति किलो से अब 20 रुपए पहुंच गया है। बिहार के बाजारों में आ रहे ग्राहकों ने बताया कि दिन प्रतिदिन हर चीज महंगी होती जा रही है। कोरोना के कारण कामकाज भी बंद पड़ा है। दुकानदारों का कहना है कि सीजन बदलने से सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी या फिर गिरावट आने लगती है। एक दुकानदार ने बताया कि फिलहाल सब्जियों के दाम सामान्य चल रहे हैं। कुछ सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी हुई है। अगर दोबारा लॉकडाउन लगा तो फिर मुश्किलें बढ़ जाएगी। वहीं एक और दुकानदार ने बताया कि फूल गोभी और शिमला मिर्च का दाम बढ़ गया है। अन्य सब्जियों के दाम सामान्य चल रहे हैं। दोस्तों, कोरोना महामारी संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लोगों को 2 महीने के लिए प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम मुफ्त अनाज देने का ऐलान किया है, जो आपको इसी वीडियो में पहले बताया। जी हां, बताया गया। ये गरीबों के लिए ये अनाज मई और जून 2021 के लिए दिए जाएंगे। केंद्र सरकार की इस पहल से 80 करोड़ लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद है। इस काम के लिए भारत सरकार कुल 26,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। पिछले साल लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत की थी। यह लॉकडाउन में सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियां बंद हो गई थी और प्रवासी मजदूर अपने गृह नगर लौट गए थे। उन्हें भोजन के लिए परेशानी ना हो, इसी उद्देश्य से केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी। अब एक बार फिर से देश कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में है। कई राज्यों में आंशिक और पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है। इसी को देखते हुए सरकार ने 2 महीना मुफ्त राशन देने का फैसला किया है। केंद्र सरकार की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि गरीबों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को देखते हुए भारत सरकार ने 80 करोड़ लाभार्थियों को फ्री में राशन मुहैया कराने
का निर्णय लिया है। पिछले साल भी देश की गरीब जनता को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन मुहैया करवाया गया था। यह शुक्रवार को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों को पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है कि यदि हम एक राष्ट्र के रूप में काम करेंगे तो संसाधनों का कोई भी अभाव नहीं होगा। दोस्तों, नए कृषि कानूनों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लेने वाले किसान अब मोहब्बत और प्रेम की दुहाई देते हुए नजर आ रहे हैं। यह किसान नेता मोदी को उनके पुराने वादे याद दिला रहे हैं। यह किसानों का कहना है कि मोदी कहते हैं कि हम उनके दिलों में बसते हैं। अगर आम लोगों को वैक्सीन लग रही है तो फिर बॉर्डर पर बैठे प्रदर्शनकारी किसानों को क्यों नहीं? क्या हमारे हालात देखकर भी प्रधानमंत्री का दिल नहीं पसीज रहा है? किसान नेता हल्ला मौला ने बताया कि हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि बॉर्डर पर बैठे सभी किसानों का मुफ्त में वैक्सीनेशन होना चाहिए। वैक्सीन लगाने के लिए दिल्ली के सभी बॉर्डर पर एक सेंटर बनाया जाना चाहिए ताकि किसान वहां जाकर वैक्सीन लगवा सके। यह पीएम खुद कहते हैं कि किसानों से मुझे मोहब्बत है और मैं उनसे केवल एक फोन कॉल पर दूर हूं। अगर हमसे प्रेम है तो फिर हमें भी बचाना तो चाहिए, यह हमें भी तो वैक्सीन लगना चाहिए। भारतीय किसान यूनियन के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक बताते हैं कि हम लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि बॉर्डर पर बैठे किसानों का भी टीकाकरण किया जाए। अगर सरकार कोई आसपास अस्पताल तय करती है तो हम सभी वहां जाकर वैक्सीन लगवा लेंगे, या सरकार हमारे प्रदर्शन स्थलों पर ही टीम भेज दें। जी हम प्रशासन की मदद लेंगे, हम प्रशासन की मदद करेंगे और सभी लोगों को वैक्सीन भी दिलवाएंगे। दोस्तों, देश के साथ साथ बंगाल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों और ऑक्सीजन की कमी को लेकर ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। इसके साथ ही आरोप लगाया है कि बंगाल का ऑक्सीजन यूपी को दिया जा रहा है। यह चुनाव के समय बंगाल को वोट चाहिए लेकिन ऑक्सीजन बीजेपी शासित राज्यों को दिया जा रहा है। यह बंगाल को ऑक्सीजन कहां से मिलेगा? हम भिखारी नहीं है। यह मीडिया से बात करते हुए ममता बनर्जी ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर के लिए पूरी तरीके से केंद्र सरकार को दोषी करार दिया है। दोस्तों, बिहार सरकार ने 18 अप्रैल को ही कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की भयावहता को देखते हुए राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और अन्य शिक्षण संस्थानों को 15 मई तक के लिए बंद कर दिया है। इस आदेश को 5 दिन बाद स्पष्ट करते हुए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने सभी जिलाधिकारियों और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश दिया है। इसके मुताबिक स्कूल, कॉलेज तो बंद ही रहेंगे लेकिन शिक्षक और प्राचार्य आते रहेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले अपर मुख्य सचिव ने 18 अप्रैल तक की स्कूल बंद के लिए आदेश जारी किया था। आगे के लिए कोई पत्र नहीं जारी होने से कई जिलों में शिक्षकों के बीच उपाहोप की स्थिति थी। कई जिलों में 19 अप्रैल से शिक्षकों के स्कूल नहीं आने का भी आदेश जारी हो गया था। बहरहाल गुरुवार को जारी आदेश में अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान एवं शैक्षणिक संस्थान 15 मई तक बंद रहेंगे। हालांकि ऑनलाइन शैक्षणिक कार्यक्रम पहले के जैसे चलते ही रहेंगे। दोस्तों, भारत में चल रही कोरोना महामारी के कारण हालातों को देखते हुए राज ठाकरे ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा प्रणाली ध्वस्त हो गई और इस समय में घटिया राजनीति नहीं करनी चाहिए। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कड़े शब्दों में पत्र में राज ठाकरे ने कहा है कि उन्हें यह जानकर बहुत झटका लगा है कि केंद्र अब कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली एक प्रमुख दवा रेमडेसिविर इंजेक्शन की खरीद और वितरण को नियंत्रण करने की योजना बना रहा है। यह राज ठाकरे ने कहा है कि मैं ये समझने में विफल हूं कि केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर की खरीद और वितरण को नियंत्रण करने का फैसला क्यों किया। ये राज्य सरकार की मशीनरी है। स्वास्थ्य विभाग, स्थानीय संस्थान जैसे नगर निगम और कर्मचारी सभी स्तरों पर जो इस संकट में सबसे आगे हैं। राज ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि केंद्र सरकार को रेमडेसिविर की खरीद और वितरण को कैसे नियंत्रित करना चाहिए। देश भर में देखा जा रहा है कि कोविड-19 के भयावह दृष्टि का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा है कि मृत्यु दर दिल दहला देने वाली है। यह गुजरात और अन्य राज्यों में शवों का इंतजार कर रहे लोगों की कतार की तस्वीरें बहुत परेशान करने वाली है। यह राज ठाकरे जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई हैं और उन्होंने कहा है कि स्थिति बहुत गंभीर और भयानक है। ये घटिया राजनीति करने का समय नहीं है। हमारी स्वास्थ्य प्रणाली ध्वस्त हो गई है। हमें एकजुट होकर स्थिति का सामना करना चाहिए। दोस्तों, बिहार में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में प्रदेश की राजधानी पटना स्थित एम्स सहित 6 प्रमुख अस्पतालों के 750 से अधिक डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित हो चुके हैं। पटना एम्स के अधीक्षक डॉक्टर चंद्रमणि सिंह ने बताया कि कोरोना की इस दूसरी लहर में उनके अस्पताल में अब तक 384 डॉक्टर्स, नर्स और अन्य कर्मचारी संक्रमित हो चुके हैं और वर्तमान समय में 220 डॉक्टर्स, नर्स और अन्य कर्मचारी संक्रमित हैं। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल यानी कि पीएमसीएच की 125 डॉक्टर्स, नर्स और अन्य कर्मचारी कोरोना की इस दूसरी
दूसरी लहर में अब तक संक्रमित हो चुके हैं। पीएमसीएच के अधीक्षक इंद्र शेखर ठाकुर ने बताया कि उनके अस्पताल के संक्रमित डॉक्टर्स, नर्स और अन्य कर्मचारियों के लिए अलग से बेड की व्यवस्था की गई है। पटना शहर के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल यानी कि एनएमसीएच के करीब 100 डॉक्टर्स, नर्स और अन्य कर्मचारी संक्रमित हो चुके हैं। एनएमसीएच के नोडल अधिकारी डॉक्टर मुकुल कुमार सिंह ने गुरुवार को बताया कि उनके अस्पताल में करीब 100 डॉक्टर्स, नर्स और अन्य कर्मचारी संक्रमित हो चुके हैं। दोस्तों आज का न्यूज बस ये तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।